दोस्तों, मैं त्रिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीपीसीएस 2025 के लिए दृष्टि आइस के टेस्ट नंबर 4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में 110 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के देखने को मिलेंगे। ठीक है, 110 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं, बाकी 40 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के हैं। यहाँ पे साइंस एंड टेक गलती से लिख दिया गया है, पॉलिटी होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में अंतरिम सरकार के सदस्यों का नाम दिया गया है और दूसरा प्रभारित पोर्टफोलियो या विभाग, यानी कि ये जो सदस्यों के नाम दिए गए हैं ये किस विभाग से संबंधित रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी आंसर करिए। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू विदेश मामले और राष्ट्रमंडल से संबंधित रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग से संबंधित रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये खाद्य और कृषि विभाग से संबंधित थे। लियाकत अली खान वित्त विभाग से संबंधित रहे हैं। तो इनको हम जब व्यवस्थित करेंगे, मिलान करेंगे तो ए का हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी 2 1 4 3 इसका सीरीज बनेगा। 2 1 4 3 यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। कौन सदस्य नहीं था, क्वेश्चन में यह पूछा है संविधान सभा की प्रारूप समिति का। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो पूछा है कौन सदस्य नहीं थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। के.एम. मुंशी, एन. माधव राव, टी कृष्णाचारी ये सभी प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसके अलावा गोपालस्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी, मोहम्मद सादुल्ला और बी.एल. मित्तल जो है एन. माधव राव जी की जगह लिए थे और डी.पी. खेतान टी कृष्णाचारी जी की जगह लिए थे। तो ये सभी जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी, कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच शक्तियों का पृथक्करण। ये जो है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली की विशेषता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है। और बाकी अगर हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता की, तो नाम मात्र और वास्तविक कार्यप्रणाली की उपस्थिति देखने को मिलेगी। कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व देखने को मिलेगा संसदीय शासन प्रणाली में। ठीक है, तो सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। एक साइड मूल अधिकार दिया है सूची 1 में और सूची 2 में अनुच्छेद दिया है। आपको कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद में अनुच्छेद से संबंधित है या किस अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, आपको इसे मिलान करना है। तो समता के अधिकार की बात करें तो आपको समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक के जितने भी प्रावधान है समता के अधिकार से संबंधित है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक के प्रावधान जो है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से संबंधित प्रावधान है। तो यहाँ पे आपका क्रम क्या बन जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर होगा। 4 3 2 1 यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो 4th ए में जो है मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है 51 ए। ठीक है, 51 ए या 51 का। ठीक है, और 4th में आपको पता है डीपीएसपी से संबंधित प्रावधान देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसमें भी मिलान करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में सूची 1 और सूची 2, सूची 1 में अनुच्छेद दिया है और सूची 2 में प्रावधान या मूल अधिकार दिया है। तो चलिए देखते हैं, एक बार आप लोग आंसर करिए। अनुच्छेद 14 में किस तरह का प्रावधान है या कौन सा मूल अधिकार है, तो अनुच्छेद 14 में आप देखेंगे विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 17 में
अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 21A में देखें तो प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। तो यानी कि इसका क्रम क्या बन गया, 4, 2, 3, 1, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में अनुसूचियों की संख्या दी गई है, सूची 2 में प्रावधान दिया गया है। तो आप लोग भी आंसर करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची किससे संबंधित है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। और 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान देखने को मिलेगा। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं की शक्तियां और उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। तो इसका क्रम क्या बन गया, एक ए का हो गया 3, बी का हो गया 2, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 4, यानी 3, 2, 1, 4 इसका 3, 2, 1, 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ का लिंक जो है मेंशन कर दिया गया है। आप इस लिंक को डाउनलोड करके पीडीएफ को आप इस लिंक को क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को लिख दीजिएगा। आप सभी के कमेंट को मैं देखती हूँ और रिप्लाई भी मैं ही करती हूँ, तो कोई भी डाउट हो आप ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो कैसी लगी इसका भी आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि अगली बार जब भी अगर आपको कहीं भी कोई भी कमी लग रही है तो मैं उस कमी को ज़रूर सुधारूंगी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को औपचारिक रूप से किस वर्ष शामिल किया गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को औपचारिक रूप से किस वर्ष शामिल किया गया था, तो 1976 में शामिल किया गया था। अगला देखिए, क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत गठित संवैधानिक निकाय है। दूसरा कह रहा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी, जिनका उद्देश्य अंतर्राज्यीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना था। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, तो क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में बात करें, जब भी क्वेश्चन बोले, स्टेटमेंट में बोले कि संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, या गैर संवैधानिक है, ठीक है, या संविधानेतर है, तो वहाँ पे स्टेटमेंट पे थोड़ा ठहरिए और सोचिए कि क्या ये संविधान में इससे संबंधित प्रावधान है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो इस स्टेटमेंट को अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और जो तथ्य है उसके अकॉर्डिंग मैच करिए, देखिए सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है, फिर आप आंसर टिक करिएगा। तो हम जैसे आपको पता है कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था न। अगर हम बात करें कि ये संवैधानिक निकाय है कि नहीं, तो ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा सही है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था अंतर्राज्यीय सहयोग और समन्वय को, यानी कि राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो हाईलाइट करते हुए या अंडरलाइन करते हुए या सर्कल बनाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें, तभी आप एग्जैक्ट आंसर कर पाएंगे। वरना फिर क्या होता है कि यहाँ पे आप ध्यान नहीं देते, भूल जाते हैं और इधर पढ़ते ही डायरेक्ट आप आंसर कर देते हो, तो फिर इससे क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 352 दिया है ऑप्शन ए में, और इसमें दिया है आपातकाल की घोषणा। तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, तो ये तो सही सुमेलित है, ठीक है। अनुच्छेद 356 में आपको पता है कि जब राज्य जो है संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा होता है, तो वहाँ पे उस राज्य में राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को
सिफारिश करता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करे। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है? अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है, यानी कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तो अनुच्छेद 356 लागू होता है। तो यहाँ पे 356 ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। 368 आपको पता है, सबको पता होगा, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति है अनुच्छेद 368, यानी अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो है संविधान में संशोधन करता है। अब आती है ऑप्शन सी। भाई अब अगर इतना तीनों सही है तो ऑब्वियसली यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 365 में क्या प्रावधान है। तो 356 में तो ये प्रावधान है कि जब राज्य जो है संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा होता है तब राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुरोध करता है या अनुशंसा करता है कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करे। जब अनुच्छेद 365 में यह प्रावधान है कि जब राज्य संसद द्वारा दिए गए निर्देशों या कोई कार्य संसद द्वारा राज्य को दिया गया है कि भाई तुम्हें यह कार्य करना है या कोई निर्देश दिया गया है और राज्य जो है संसद के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो अनुच्छेद 365 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकरण दिया हुआ है तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकरण दिया है, प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित प्रावधान आपको पता होगा अनुच्छेद 323 ए में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरूबारू यूनियन मामले में यह माना गया था कि संविधान जो है प्रस्तावना जो है ये संविधान का हिस्सा नहीं है। बाकी बाद में जो है केशवानंद भारती मामले में या LIC ऑफ इंडिया मामले में यहाँ पे माना गया था कि हमारा जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन बेरूबारू यूनियन मामले में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा नहीं माना गया था। उन्होंने बोला कि भाई प्रस्तावना अलग है, संविधान अलग है, ऐसा। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला है एक व्यक्ति जो पाकिस्तान में प्रव्रजन कर गया था किस तिथि के बाद लौटकर भारत आया और आवेदन से पहले 6 माह तक भारत में रहा तो वह भारतीय नागरिक बन सकता है। तो यहाँ पे पूछा है किस तिथि के बाद लौट के आता है। तो मान लो कि कोई व्यक्ति है वो पाकिस्तान प्रव्रजन कर गया था, पाकिस्तान चला गया था, लेकिन किस तिथि के बाद वो लौट के आता है, यानी कि किस डेट के बाद वो भारत लौट करके आया और आवेदन करने से पहले वो 6 महीने तक पहले भारत में रहा, 6 महीने रहने के बाद जो है वो आवेदन करता है भारतीय नागरिकता के लिए। तो किस तिथि के बाद, बताओ कौन सा वो डेट है जिसके बाद वो व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति था एक्स, मान लो एक्स व्यक्ति था, वो भारत में लौट के आता है किस डेट के बाद? तो 1 मार्च 1947 के बाद वो व्यक्ति भारत में लौट के आता है और 6 महीने तक भारत में रहता है और उसके बाद फिर नागरिकता के लिए आवेदन करता है। तो आंसर क्या होगा आपका? 1 मार्च 1947। ठीक है, अगला देखो। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि के परिभाषा में शामिल नहीं है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि के परिभाषा में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? आपको पता होगा कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि के अंतर्गत क्या क्या आएंगे। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जो भी अध्यादेश, जैसे कि अस्थायी विधियां हो गई या ऐसी रूढ़ी और प्रथाएं जिनका विधि का बल होता है, ये सभी अनुच्छेद 13 के तहत विधि की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी। और नियम हो गए, विनियमन हो गए या उपविधियां हो गई, ये सभी अनुच्छेद 13 के तहत आएंगे और इन सभी की न्यायिक समीक्षा की जाएगी। ठीक है, तो अब कौन सा नहीं आएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय जो है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों को उनके निर्वाचन के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो राष्ट्रपति के नाम दिए गए हैं, इनको इनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो हम सबको पता है भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने और इनका कालक्रम देखें तो इनका कालक्रम था ये 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने। ठीक है, उसके बाद जो है डॉक्टर S राधाकृष्णन की बात करें तो ये 13 मई इनका कालक्रम क्या था? 13 मई, चलो डेट नहीं लिखते हैं क्योंकि इससे बहुत लंबा हो जा रहा है। तो 1962 से 1967 तक इनका कालक्रम रहा। ठीक है, और अगर हम वीवी गिरी की बात करें तो 1969 से 1974 तक इनका कालक्रम था। फखरुद्दीन अली अहमद की बात करें तो इनका कालक्रम था
1974 से 1977, ठीक है। तो इस तरह से जब हम इसका क्रम बनाएंगे तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उसके बाद एस राधाकृष्णन जी, फिर वीवी गिरी, यानी कि मैं इसको इरेज कर देती हूँ। पहले नंबर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर पर एस राधाकृष्णन, तीसरे नंबर पर वीवी गिरी जी, तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे फखरुद्दीन अली अहमद आएंगे, ठीक है। तो इसका क्रम क्या बन गया, 2 3 1 4, ठीक है, 2 3 1 4। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 3 1 4। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नागरिकता से वंचित करने के वैध आधार हैं। अच्छा, किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित करने के क्या क्या वैध आधार हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई अच्छा व्यक्ति है जो हमारे देश के हमारे संविधान की इज्जत करता हो, रेस्पेक्ट करता हो, हमारे देश के साथ कोई गद्दारी नहीं कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि उसको हम भाई भारतीय नागरिकता से वंचित कर देंगे। हम ऐसे इंसान को भाई भारतीय नागरिकता से वंचित करेंगे जो हमारे देश की संप्रभुता का ख्याल ना रखता हो, हमारी एकता अखंडता पर मुश्किलें डालता हो। जैसे कि मान लो वो हमारे दुश्मन देश का मदद कर रहा हो, तो हम उसको भाई भारतीय नागरिकता से वंचित कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा धोखाधड़ी से कोई व्यक्ति है जो नागरिकता प्राप्त करता है, उसको हम लोग भाई कहेंगे भाई तुम जाओ, कोई धोखाधड़ी से भारत की नागरिकता प्राप्त करेगा तो ऑब्वियसली वो भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। 7 वर्षों तक अगर कोई व्यक्ति है जो विदेश में रह रहा है कंटिन्यू, तो उसको भी भाई भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। संविधान के प्रति निष्ठा न रखने वाले व्यक्ति को भी भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये सभी वैध आधार हैं भारतीय नागरिकता से वंचित करने का। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, आंसर हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन डी। अगला देखो, किसी अधिनियम में संशोधन कर उसे वर्ष 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम नाम दिया गया। तो किस अधिनियम में संशोधन कर उसे 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम नाम दिया गया था। तो किस अधिनियम में संशोधन करके ऐसा किया गया था, तो आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में संशोधन करके 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम नाम दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में रिट दिया गया है और सूची 2 में इस रिट का क्या अर्थ होता है या उद्देश्य ये दिया है। चलो देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है भाई, किसी व्यक्ति को अगर विधि विरुद्ध गिरफ्तार किया गया है, रखा गया है, तो उस विधि विरुद्ध निरोध से सुरक्षा से संबंधित प्रावधान जो है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट में देखने को मिलेगा, ठीक है। परमादेश की बात करें तो परमादेश में क्या होगा कि भाई लोक प्राधिकारी को कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है कि भाई हम मतलब आदेश दिया जाता है कि तुम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, जो तुम्हें कार्य की जिम्मेदारी दी गई है, तो अपने कार्यों का प्रॉपर तरीके से क्या कहते हैं उसको, कार्यों का निर्वहन कर, ठीक है। प्रतिषेध में क्या है भाई, प्रतिषेध में क्या होगा बताओ। तो इसमें क्या होगा कि भाई न्यायालय जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार से अधिक कार्य करने पर नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है कि भाई तुम्हें जितना अधिकार दिया गया तुम अपने उसी अधिकार में रहते हुए कार्य करो, अपने अधिकार से बाहर के कार्यों को मत करो। तुम्हें जितनी जिम्मेदारी दी गई उतने ही करो, तुम्हें जितनी पावर नहीं दी गई तुम उससे ज़्यादा काम नहीं करो। तो ऐसा प्रतिषेध में रिट में देखने को मिलेगा। अधिकार परीक्षा में क्या है भाई, किस प्राधिकार द्वारा, यानी कि इसमें क्या होता है कि कोई लोक प्राधिकारी अधिकारी का पद विधि विरुद्ध रूप से धारण करने का निवारण जो है अधिकार परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। तो यानी कि अब इसको हम किस तरह से इसका मिलान करेंगे, तो 3 2 4 1 इसका क्रम बन जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, विधारित कर सकता है या वापस भेज सकता है। तो भाई अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति या तो किसी विधेयक को अपने पास रख सकता है, या तो स्वीकृति दे सकता है, या तो वापस भेज सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम इतना डिटेल में डिस्कस क्यों नहीं कर रही हैं। तो देखो मेरे बच्चे 150 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। और क्वेश्चन इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी नहीं है कि आपको हर
क्वेश्चन पर एकदम डिटेल में डिस्कस किया जाए। ठीक है, ये टेस्ट है तो 150 क्वेश्चन है, तो लगना चाहिए कंटिन्यू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो हमें फील हो कि हाँ हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे यूपीएससी का टेस्ट पेपर में क्या होता है कि भाई हर क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल रहता है। एक तो अब क्वेश्चन उसमें कैसा पूछता है, 3-4 स्टेटमेंट दे देता है या मान लो 3 स्टेटमेंट दे देता है, तो पूछ देता है कि कितने कथन सही है, 1 सही है, 2 कथन, 3 सही है। तो हमें डिटेल में बताना पड़ता है कि पहला सही है या दूसरा गलत है। ठीक है, वहाँ पे हमको डिस्कस करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है भाई, 150 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन वन लाइनर है, तो वन लाइनर में और एक तो बेसिक क्वेश्चन है। अब इतना तो भाई आप अगर स्टेट पीसीएस की या सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो बच्चे तो नहीं हो आप लोग, समझदार हो, बड़े हो, तो इतनी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। इससे ईजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आप एक्सपेक्ट मत करिएगा। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो। इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जैसे ज्योग्राफी का ऐसा टेस्ट था भाई कि उसको मैंने जानबूझ के डिटेल में डिस्कस किया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको, वहाँ पे कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर करना है। ठीक है, कोई डिटेल में बहुत ज़्यादा जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोगों को ही प्रॉब्लम होती है। मेरे को क्या है, मैं इसी वीडियो को 4 पार्ट में बनाऊं, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटे में यही समझाती रह जाऊं, मुझे तो मज़ा आएगा, लेकिन आपको बोरिंग फील होगा। जहाँ पे ज़रूरत होता है मैं वहाँ पे टाइम देती हूँ, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं होता है मैं वहाँ पे टाइम नहीं देती हूँ। आप लोगों को पता होगा, जब हमारी कंटिन्यू आप लोग क्लास करते होंगे तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि त्रिशा मैम वहाँ पे ही टाइम देती हैं जहाँ पे ज़रूरत होता है। अब बेवजह मैं इतने सिंपल क्वेश्चन पे एकदम आपको इसी में घुमा ही रहूँ, इसी में आपका टाइम वेस्ट करूँ, तो कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि इतना मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूँ, आप रिवीजन कर लो, तो इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। अब मैं यहाँ पे इजी क्वेश्चंस पे ही आप लोग को समझाती रहूँ, कोई मतलब नहीं है ना। आपकी समय वहीं पे मैं लूँगी जहाँ पे ज़रूरत होगा, बल्कि मैं यही कहूँगी कि टेस्ट पेपर लगाने के बाद आप रिवाइज़ कर लो, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ओके, चलो, अगर कहीं डाउट होता है तो कमेंट में बताना, मैं कमेंट में आपका आंसर कर दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगी। ओके, चलो 19 क्वेश्चन देखो। जैसे इकोनॉमिक्स का आएगा अभी अगर टेस्ट पेपर में, तो मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगी। अभी आपका इसके बाद एनवायरनमेंट का है, तो एनवायरनमेंट में जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होगा तो मैं वहाँ पे आपको डिटेल में डिस्कस करूँगी। जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो इंपॉर्टेंट रहेगा और कॉन्सेप्चुअल रहेगा, मैं वहाँ पे डेफिनेटली आप लोग को डिस्कस करूँगी, ताकि आपको समझ में आए कि अगले बार अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आप गलती ना करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बच्चे मेरे देखो, आप लोग को इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे, आर्टिकल तो आप लोग को खुद याद करना है, मैं याद थोड़ी ना करा सकती आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से। और इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो ये ऐसे नहीं याद हो सकता है जब तक आप खुद नहीं याद करोगे। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन पे, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। तो आर्टिकल देखो, अनुच्छेद सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। सूची 1 में अनुच्छेद दिया है, सूची 2 में डीपीएसपी दिए हैं, तो किस आर्टिकल में कौन सा डीपीएसपी है ये आपको इससे मिलान करना है। अनुच्छेद 43 की बात करें तो अनुच्छेद 43 में आप लोग देखेंगे कि राज्य जो है श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह योग्य वेतन आदि संबंधी सुविधाएं प्रदान करेगा। इससे संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 45 में प्रावधान देखने को मिलेगा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित प्रावधान देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा तथा वनों एवं जीवों का संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। तो इस तरह से आपका क्रम क्या बनेगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 1 2 4। ठीक है, चलो अगला देखो। सूची 1 दिया है, सूची 2 को सुमेलित करना है। मामला दिया है कि किस मामले में किससे संबंधित प्रावधान किससे संबंधित किस विषय से संबंधित निर्णय दिए गए थे। तो इंदिरा साहनी मामले की बात करें तो ये विधि के शासन संबंधित मतलब इंदिरा साहनी मामला जो है किससे संबंधित रहा, विधि के शासन से संबंधित था। तो आपका आंसर ए का मिलान हो जाएगा 2 से। भीम सिंह जी का अगर बात करें मामला, तो इसमें ये किससे संबंधित था, कल्याणकारी राज से संबंधित मामला था, तो इसका हो जाएगा 1। कुमार पद्म प्रसाद ये संबंधित है न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित मामला था, कुमार पद्म प्रसाद, तो इसका हो जाएगा 4। किहोतो होलोहन ये जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव या दल बदल से संबंधित मामला था, तो इसका हो जाएगा 3, यानी 2 1 4 3 इसका क्रम बनेगा।
2, 1, 4, 3। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त बताना है कि कितने कथन सही हैं। धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना भारत की समेकित निधि से अग्रिम भुगतान को स्वीकृत कर सकता है। ओके, तो बताओ कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग को पता होगा भाई कि धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है या पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना भारत की समेकित निधि से अग्रिम भुगतान को अधिकृत कर सकता है। नहीं, संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति जो है संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना भारत की समेकित निधि से अग्रिम भुगतान को अधिकृत नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखो, किस समिति ने वर्ष 1999 में मूल कर्तव्यों के प्रवर्तन के लिए मौजूदा विधिक प्रावधानों की पहचान की थी। तो किस समिति ने की थी, बताओ फटाफट। तो वर्मा समिति ने की थी। आंसर क्या हो जाएगा, वर्मा समिति ने 1999 में मूल कर्तव्यों के प्रवर्तन के लिए मौजूदा विधिक प्रावधानों की पहचान की थी। ठीक है, चलो अगला देखो, भारत में कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। दूसरा कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में कार्य करता है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। देखो, जब भी हमेशा पॉलिटी में दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो या तो कोई स्टेटमेंट दिया रहता है या तो ये कहता है कि संवैधानिक है, ये संविधानेतर है, या तो ये कहता है कि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब भी स्टेटमेंट पढ़ें, कोई भी चीज़ पढ़ें, टॉपिक पढ़ें पॉलिटी में, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान में रख के पढ़िएगा कि इसका प्रावधान संविधान में है या नहीं, इसका उल्लेख संविधान में किया गया है या नहीं। जैसे अल्पसंख्यक शब्द हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है, अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है संविधान में, तो वहाँ पे नहीं किया गया है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ करके बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, तो वहाँ पे बच्चे बहुत लोग गलती कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, भारत में कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, तो क्या इसका उल्लेख संविधान में किया गया है, भारतीय संविधान में? तो ध्यान रखिएगा, नहीं किया गया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि संविधान की न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, तो ये नहीं किया गया, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में कार्य करता है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, इसका आंसर आपको करना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A से संबंधित है। तो कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A से संबंधित है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये जो है आर्टिकल 21A से संबंधित है। अगला देखो, बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कनाडा के संविधान में जो है केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है। कनाडा के संविधान से ये शक्तियां हम लोग मतलब उधार लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिए हैं। ठीक है, जापान से हम लोग उपराष्ट्रपति का पद लिए हैं क्या? जापान से हम लोग क्या उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान लिए हैं? बताओ फटाफट। नहीं, यूएसए के संविधान से हम लोग उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान अपने संविधान में समाहित किए हैं। तो यहाँ पे सी जो है सही सुमेलित नहीं है। जापान के संविधान से नहीं, बल्कि यूएसए के संविधान से हम लोग उपराष्ट्रपति का पद अपनाए हैं। तो यहाँ पे आपका, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम लोग किस संविधान से अपनाए हैं? तो आयरनेट के संविधान से। ठीक है, लेकिन सी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन में पूछा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक साइड शक्ति दिया है, दूसरी साइड विवरण दिया है। ठीक है, क्षमादान से संबंधित शक्तियां हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं क्षमादान में क्षमा होता है, लघुकरण होता है, विराम, प्रविलंबन, परिहार, ये सभी जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां के कुछ प्रावधान है। जैसे क्षमादान शक्ति हो गई, तो उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? क्षमा आता है, लघुकरण आता है, विराम आता है, प्रविलंबन और
परिहार, ये सभी क्षमादान के अंतर्गत अलग अलग क्षमा करने की शक्तियां हैं। ठीक है, तो क्षमा देखो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को क्षमा किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, तो जो भी दोष रहता है उसके ऊपर, जो भी अपराध से संबंधित उसको दोष सिद्धि हुई होती है या दंड दिया गया था, उसको पूरी तरीके से समाप्त किया जाता है, उसके दंड को पूरी तरीके से, यानी कि उसको अगर मान लो 4 साल की सजा दी गई तो उसको समाप्त कर दिया जाता है, तो उसको पूरी तरीके से क्षमा कर दिया जाता है। तो ये तो सही सुमेलित है। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लघुकरण में क्या होता है, लघुकरण में कठोर दंड को साधारण दंड में बदल दिया जाता है, यानी कि दंड की प्रकृति को लघुकरण में बदल दिया जाता है, कठोर दंड को साधारण दंड में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो ये भी सही है। विराम में क्या होता है भाई, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दंड का लघुकरण करना, यानी मान लो कोई लेडीज है, प्रेग्नेंट हो गई, उसको मृत्यु दंड दी गई थी, अब उसके सजा को चेंज कर दिया गया भाई, उसको मृत्यु दंड दिया गया था, अब क्या कर दिया भाई, उम्र कैद कर दिया गया। ठीक है, तो कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण, स्वास्थ्य संबंधित समस्या के कारण दंड का जो है लघुकरण कर दिया जाता है, यानी कि कठोर दंड को साधारण दंड में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये भी सी भी जो है सही सुमेलित है। लेकिन प्रविलंबन में कह रहा है कि दंड की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि का लघुकरण करना, तो ये नहीं है। प्रविलंबन में क्या होता है कि अस्थायी समय के लिए उसकी सजा को रोक दिया जाता है, ताकि वो जो है उस अस्थायी समय के लिए, उस थोड़े समय में वो व्यक्ति जिसको सजा मिली होती है वो राष्ट्रपति से क्षमादान से संबंधित क्षमादान मांग सके या क्षमा मांग सके, राष्ट्रपति से, अगर राज्य में है तो राज्यपाल से। ठीक है, तो यहाँ पे डी जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, डी जो है सही सुमेलित नहीं है। और परिहार में क्या होता है, परिहार में अवधि को कम कर दिया जाता है। जैसे मान लो किसी को 4 साल का कठोर कारावास दिया जाता है, तो उसके अवधि को कम कर दिया जाता है, 4 साल से 2 साल कर दिया जाता है, या 1 साल कठोर कारावास ही रहेगा, लेकिन बस अवधि कम कर दिया जाता है। लघुकरण और अवधि में कंफ्यूज नहीं होना है। लघुकरण में क्या होता है कि लघुकरण में सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है, जैसे कठोर दंड दिया जाता है तो उसको साधारण दंड में परिवर्तित कर दिया जाता है। और परिहार में क्या होता है कि अवधि में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, परिहार में क्या होता है, अवधि कम कर दी जाती है, सजा की अवधि कम कर दी जाती है। जैसे कि मान लो 4 वर्ष का 10 वर्ष का कठोर कारावास था, तो उसको 10 वर्ष का था तो 5 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया गया। या फिर अगर उम्र कैद थी तो उम्र कैद को 10 साल की सजा में बदल दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। बस ऐसा ध्यान रखिएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारत का उपराष्ट्रपति होने की अर्हता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति होने की अर्हता नहीं है, तो यहाँ पे दिया है न्यूनतम 30 वर्ष की आयु, नहीं 30 वर्ष नहीं बल्कि 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। ठीक है, अर्हता से संबंधित प्रावधान उपराष्ट्रपति के आर्टिकल 66 में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए दिया है और कारण आर दिया है। अभिकथन ए में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना बाध्यकारी होता है। दूसरा कारण आर कह रहा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को स्वीकार करना उसके लिए अनिवार्य होता है। तो ये दोनों ही कथन सही है। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्यकारी होता है। ठीक है, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। और एक बात और आपको ध्यान पता होना चाहिए कि जब भी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देता है कोई, तो राष्ट्रपति उस सलाह को वापस कर देता है पुनर्विचार करने के लिए कि भाई मंत्रिपरिषद तुम एक बार फिर से विचार कर लो। लेकिन जब दोबारा मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसी विचार को या तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के उस विचार को मानने के लिए बाध्य होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, या उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, तो दोनों सही है। कथन ए अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और व्याख्या भी कर रहा है आर ए की, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो, निजी सदस्य विधेयक क्या है। एक होता है निजी सदस्य विधेयक, दूसरा होता है सरकारी विधेयक। ठीक है, तो सरकारी विधेयक वो होता है जब कोई विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है तो उस विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है। और जब किसी विधेयक को संसद के किसी सदस्य द्वारा भेजा जाता है, पेश किया जाता है, तो उसे हम लोग निजी सदस्य विधेयक कहते हैं। यानी कि जब कोई मंत्री अगर पेश करेगा किसी विधेयक को, या कोई मंत्री किसी विधेयक को लाएगा, तो उसको हम लोग सरकारी विधेयक कहते हैं।
और जब कोई गैर मंत्री सदस्य किसी विधेयक को लाता है, यानी कि संसद के किसी अन्य सदस्य द्वारा किसी विधेयक को पेश किया जाता है, तो उसे हम लोग निजी सदस्य विधेयक कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ऐसा विधेयक जिसे संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं है। ठीक है, चलो अगला देखो। राज्यसभा में राज्य प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में राज्य प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव विधायकों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग करके किया जाता है। ओके, दूसरा कह रहा है कि अमेरिकी सीनेट की तरह राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, अब बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। चलो इसका आंसर करो एक बार। तो दोस्तों, राज्यसभा में राज्य प्रतिनिधित्व के संदर्भ में जो पहला स्टेटमेंट है कि कह रहा है कि राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव जो है विधायकों द्वारा एकल हस्तांतरित मत के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग करके किया जाता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका चुनाव कौन करता है? विधायक करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अप्रत्यक्ष में क्या? एकल हस्तांतरित मत के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करके। लेकिन दूसरा कह रहा है कि भाई अमेरिकी सीनेट की तरह राज्यसभा में भी सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। तो आपको पता होगा कि अमेरिकी सीनेट में क्या होता है कि सभी राज्य का समान प्रतिनिधित्व होता है, यानी 2-2 सीटें सभी राज्यों को दी जाती हैं। लेकिन अपने भारत में क्या है कि जनसंख्या के हिसाब से राज्यसभा में राज्यों को उनके जनसंख्या के हिसाब से सीटें मिली हुई हैं। सभी को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उनके जनसंख्या के अनुसार उनको सीटें मिली हुई हैं, उनको प्रतिनिधित्व मिला है। सभी राज्यों को जनसंख्या के हिसाब से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिला है, न कि समान प्रतिनिधित्व मिला है। अमेरिकी सीनेट में सभी को समान प्रतिनिधित्व मिला है, यानी कि सभी राज्यों को 2-2 सीटें मिली है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में जनसंख्या के हिसाब से है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, पहला सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, भारतीय संसदीय प्रणाली के संदर्भ में विप शब्द क्या दर्शाता है? बताओ भाई, विप शब्द क्या दर्शाता है? तो ध्यान रखिएगा, एक तो विप शब्द का प्रयोग किसी भी मतलब संविधान में तो इस विप शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, और ना ही संसदीय नियमों में इसका, कहीं संसदीय नियम कानून में इसका उल्लेख है विप का। बस ये एक संसदीय प्रणाली बनी हुई है, प्रथा बनी हुई है, इसका प्रयोग किया गया है विप शब्द का। अब ये विप शब्द होता क्या है? तो विप शब्द क्या होता है? एक अधिकारी जिसे दल द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो दल अनुशासन को नियुक्त करने हेतु जिम्मेदार होता है। अच्छा देखो, जैसे क्लास होता है ना, क्लास में एक मॉनिटर नियुक्त कर दिया जाता है। ये मॉनिटर क्या करेगा भाई? कई सारे क्लास हैं स्कूल में, तो ये मॉनिटर क्या करेगा? अपने क्लास के बच्चों को कंट्रोल करेगा। जब टीचर नहीं होता है तो मॉनिटर क्या करता है भाई? सबको शांत बैठाता है कि भाई तुमको बाहर अगर किसी को टॉयलेट जाना है तो एक एक करके भेजेगा, सबको ग्रुप में नहीं जाने देगा। तो ये पूरी मतलब कि सबको डिसिप्लिन में रखता है, सबको कंट्रोल करता है, सबको डिसिप्लिन में रखता है। इसी तरीके से संसद में बात करें तो अलग अलग दल के नेता आते हैं भाई, अलग अलग दल के नेता होते हैं, तो अलग अलग दल के सदस्य हैं कई सारे, तो हर दल का एक नेता होगा ऐसा जिसे विप कहेंगे। ये क्या करेगा भाई? सबको समय पर उपस्थित रखेगा भाई, कि सब तुम लोगों को इस समय आना है, सदन में उपस्थित रहना है, और जो भी नियम कानून से संबंधित प्रावधान होंगे या फिर कोई भी विधेयक आ रहा है तो इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सभी बातें ये विप बताएगा। ठीक है, तो विप का क्या काम होता है भाई? ये एक ऐसा अधिकारी होता है जो दल द्वारा नियुक्त किया जाता है और दल अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार होता है। जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है, वैसे हर दल का एक मॉनिटर होता है जिसे हम लोग विप कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो, संसद के स्थगन और सत्रावसान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि स्थगन केवल सदन की बैठक के समाप्त को स्थगन केवल सदन की एक बैठक को समाप्त करता है और पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेशित किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि सत्रावसान से सदन का सत्र समाप्त हो जाता है और सभी लंबित विधेयक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी लंबित विधेयकों और कार्यों की व्यवगतता हो जाती है। ओके, कोलैप्स हो जाता है। अब बताना है कि कौन सा कथन आपका करेक्ट है। ओके, चलो एक बार आंसर करो, फटाफट आंसर करो, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी। लैप्स कर जाता है, जितने भी सभी विधेयक लंबित पड़े होते हैं
वो सभी क्या हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं। आंसर करो, दिमाग दो कि जोड़ दो कि इसका आंसर होगा या नहीं होगा। जब तक खुद को आप मजबूर नहीं करोगे ना आंसर करने के लिए, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता है। मैं कहती हूँ बार बार कि अभी गलती कर लो चलेगा, एग्जाम में गलती करोगे तो फिर फेल होगे और समय बर्बाद होगा। 1 साल 2 साल कब निकल जाएगा आपका पता नहीं चलेगा। तो जितना हो सके टेस्ट सीरीज में गलती करो, लेकिन एग्जाम में गलती मत करो। यहाँ गलती करोगे तो वहाँ सुधर जाओगे, ठीक है। यहाँ गलती करोगे तो वहाँ गलती करने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। चलो बताओ। तो अब देखो, संसद के स्थगन और सत्रावसान में क्या होता है। स्थगन में क्या होता है भाई, स्थगन करता कौन है, स्थगित कौन करता है। तो हमारा जो पीठासीन अधिकारी होंगे, पीठासीन अधिकारी सदन को स्थगित कर देता है। भाई संसद के सदस्य आपस में कोई मुद्दा छिड़ गया, ठीक है, कोई विधेयक लाया जा रहा है, तो उसमें आपस में लड़ने भिड़ने लगे, एकदम शोर शराबा करने लगे, बेंच पटकने लगे, उस पर एक दूसरे के ऊपर कागजें फेंकने लगे। तो ऐसे में क्या करेगा भाई पीठासीन अधिकारी कि भाई अब इन लोग को आपस में लड़ भिड़ रहे, तो अब ऐसे में क्या करेगा भाई कि संसद को कुछ देर के लिए, सदन को कुछ देर के लिए क्या कर दो, रोक दो, स्थगित कर दो, है ना। स्कूल में इसी तरीके से मान लो बच्चे शोर शराबा करने लगे, बहुत ज़्यादा आपस में लड़ने भिड़ने लगे, तो टीचर क्या करेगा भाई, कहेगा भाई अभी तुम लोग सब लोग बाहर जाओ, अभी कुछ देर के लिए क्लास बंद कर देते हैं, कोई डिस्कशन नहीं होगा, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होगा, अभी तुम लोग शांत हो जाओ, ठीक है। अभी कुछ देर के लिए क्लास बंद कर दिया जा रहा है, बाहर जाओ अभी सब लोग, सबको कान पकड़ के खड़ा करा दिया जाता है ना। लेकिन सदन में तो ऐसा होगा नहीं। सदन में क्या किया जाएगा भाई, स्थगित कर दिया जाता है। पीठासीन क्या करेगा भाई, सदन को स्थगित कर देगा, एक बैठक को समाप्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट सही हो गया कि स्थगन केवल सदन की एक बैठक को समाप्त करता है, पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेशित किया जाता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सत्रावसान कौन करता है, सत्रावसान राष्ट्रपति करता है, सत्राहूत भी राष्ट्रपति करता है, सत्रावसान भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, स्थगित कौन करेगा, लोग सब पीठासीन अधिकारी। अब राष्ट्रपति तो वहां से स्थगन करने आएंगे नहीं ना, तो वो देख रहे हैं कि सदन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं भिड़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, है ना। तो छोटा मोटा काम कौन करेगा स्थगित करने का, पीठासीन अधिकारी। लेकिन सत्र आहूत और अवसान कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सत्रावसान से सदन का एक सत्र जो है समाप्त हो जाता है। जैसे मानसून सत्र चल रहा है तो मानसून सत्र समाप्त हो जाएगा, और सभी लंबित विधेयक, अब जो भी सत्र में कोई भी विधेयक चला है और जो भी सभी लंबित विधेयक रहेगा, ये सभी या फिर जो भी कार्य चल रहे हैं, ये सभी क्या सत्रावसान के बाद समाप्त हो जाएंगे, व्यवगत हो जाएगा, तो नहीं होता है, ठीक है। कुछ ही ऐसे चीज़ें होती हैं, नियम या कुछ और चीज़ें, तो वो सभी समाप्त होते हैं, लेकिन जो विधेयक जो लंबित पड़ा हुआ है वो समाप्त नहीं होता है सत्रावसान के साथ, इसको ध्यान रखिएगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। चलो अगला देखो, साधन या प्रक्रिया दिया है और विशेषता दी हुई है, अब बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तारांकित प्रश्न में क्या होता है कि इसमें मौखिक उत्तर की आवश्यकता, लेकिन किसी अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं होती है। अब पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको पता होगा तारांकित प्रश्न में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि मौखिक उत्तर, तारांकित प्रश्न में मौखिक उत्तर दी जाती है कि अगर मान लो कोई सदन का सदस्य किसी मंत्री से पूछना चाहता है कोई सवाल, तो वह तारांकित प्रश्न के माध्यम से प्रश्न पूछ सकता है कि भाई यहाँ पे ये काम क्यों नहीं हो रहा है, या कुछ भी कोई भी मुद्दा चल रहा है तो उस पर अभी तक कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया है, तो वो डायरेक्ट मंत्री से क्वेश्चन पूछ सकता है। और उसके बदले में जब मंत्री कोई जवाब दिया मान लो, तो उसके अनुपूरक भी कोई प्रश्न वो सदस्य मंत्री से पूछ सकता है, यानी कि अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है तारांकित प्रश्न में। इसमें दिया नहीं होती है, तो का पहला ही स्टेटमेंट क्या हो जाता है भाई, गलत हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। और अतारांकित प्रश्न में क्या होता है कि लिखित में उत्तर की आवश्यकता, यानी कि मान लो कोई सदस्य है मंत्री से कोई प्रश्न पूछना चाहता है, तो वो लिखित में प्रश्न लिख कर देगा मंत्री को, और मंत्री जो है इसका आंसर, इसका उत्तर जो है लिखवा करके, जो भी उसके भाई एक मंत्री के आगे कितने सारे अधिकारी काम करते हैं, तो अधिकारी जो है इसका उत्तर लिख करके सदस्य को दे देगा कि भाई लो तुम पढ़ो, लंबा चौड़ा लिस्ट दे दी जाएगी, जो जो तुम प्रश्न पूछे थे लिखित रूप में दे दी गई है। इसमें मौखिक प्रश्न डायरेक्टली मंत्री से नहीं पूछ सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये सही सुमेलित है। अल्प सूचना प्रश्न में क्या होता है कि 10 दिन से कम का नोटिस दे करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मंत्री से। शून्यकाल में क्या होता है, बिना पूर्व सूचना के मामले उठाए जाते हैं। तो ये भी सही सुमेलित है, बस ये जो है सही सुमेलित नहीं था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन कितना होना चाहिए। तो दोस्तों लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन जो है 50 सदस्यों का होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 110 के अंतर्गत शामिल नहीं है। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है। दिया है करों का आरोपण, उन्मूलन या विनियमन। बी दिया है केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेना। सी संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। डी भारत की संचित निधि से धन निकासी। बताओ धन विधेयक के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आएगा। तो दोस्तों संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 110 के अंतर्गत नहीं आता है। ये आर्टिकल या अनुच्छेद 106 के तहत इसके लिए इसको अलग से विनियमित किया जाता है। आर्टिकल 106 से संबंधित है ये, ठीक है। अनुच्छेद 106 के तहत इसको अलग से विनियमित किया जाता है। यह अनुच्छेद 110 के अंतर्गत नहीं आता है। चलो अगला देखो, अनुदान के प्रकार दिए हुए हैं और विवरण बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। पूरक अनुदान दिया है, यह तब दिया जाता है जब पहले से स्वीकृत राशि अपर्याप्त हो या कम पड़ जाती है, तब उसके लिए पूरक अनुदान लाया जाता है, ठीक है। अतिरिक्त अनुदान दिया है, ये भी ऑप्शन ए सही है। अतिरिक्त अनुदान देखिए तो इसमें दिया है वित्तीय वर्ष के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए दिया जाता है, तो अतिरिक्त व्यय के लिए अतिरिक्त अनुदान लाया जाता है। तो यहाँ पे बी भी सही है। सी प्रत्यानुदान, इसमें किसी अप्रत्याशित या अनिश्चित व्यय को पूरा करने के लिए दिया जाता है, यानी कि अनिश्चित व्यय को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे सी भी सही है। प्रत्यानुदान में क्या होता है कि ऐसा व्यय जो मतलब अचानक से कोई व्यय करना पड़ जाता है, कोई फिक्स नहीं रहता है, तो वहाँ पे हम इसके लिए प्रत्यानुदान लाते हैं। टोकन अनुदान भी दिया है कि जब केवल धनराशि के पुनर्आवंटन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे डी आपका जो है गलत हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। टोकन अनुदान में क्या होता है कि ये एक प्रतीकात्मक राशि होती है जब व्यय को पुनर्आवंटन के माध्यम से पूरा किया जाता है। तो यहाँ पे डी जो है सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, भारतीय संसद में गणपूर्ति की आवश्यकता कितनी है। भारतीय संसद में गणपूर्ति की आवश्यकता कितनी है, बताओ। तो दोस्तों पीठासीन अधिकारी सहित प्रत्येक सदन के सदस्यों के कुल संख्या का 10वां हिस्सा। देखो सदन के सदन में कामकाज हो, इसके लिए कुल कितने सदस्य होने चाहिए। पीठासीन अधिकारी को काउंट करते हुए, यानी पीठासीन अधिकारी भी इसमें शामिल रहेगा, तो कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा जो है सदन में उपस्थित होने चाहिए, तभी सदन का कामकाज हो सकेगा। और इस 1/10वें हिस्से में पीठासीन अधिकारी को भी ऐड किया जाता है, उसको अलग नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा पीठासीन अधिकारी इसमें शामिल होता है, 1/10वें हिस्से में पीठासीन अधिकारी भी रहता है, इसको भी इसी में जोड़ा जाता है, इसको अलग से काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। चलो, भारत में लोकसभा चुनाव और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है। तो भारत में लोकसभा चुनाव और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 नियंत्रित करता है। अगला देखो, स्पीकर प्रोटेम के संबंध में, यानी कि प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में बताना है, तो वह नवनिर्वाचित प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है कि जो लोकसभा में जितने भी सदस्य नए नए चुने जाते हैं उनको शपथ दिलाने का काम होता है, और नए अध्यक्ष के चुनाव तक ये सदन की अध्यक्षता करता है। जब तक नए लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव नहीं हो जाती है, तब तक प्रोटेम स्पीकर लोकसभा की अध्यक्षता करता है, और यही जो है प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ भी दिलाता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, भारत में मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको इस पे विचार करना है। तो दोस्तों, संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता जो है गृह मंत्री करता है। इसमें यही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी। अब बाकी स्टेटमेंट, बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली यही आंसर है। ठीक है, जैसे इसमें दिया है ऑप्शन ए कि सभी मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते, तो क्या सभी मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे? तो यहाँ पे सभी है नहीं, कुछ प्रधानमंत्री करेंगे तो कुछ गृह मंत्री करेंगे, कुछ अन्य मंत्री करेंगे, तो यहाँ पे ए गलत हो जाएगा। बी कह रहा है कि प्रधानमंत्री केवल नियुक्ति समिति की अध्यक्षता करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कि सभी मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता गृह मंत्री करता है, तो यहाँ पे भी गलत। एग्जैक्टली जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको सटीक आंसर ऑप्शन डी ही आएगा। अगर आप नहीं भी पढ़े रहेंगे, आपको नहीं भी पता होगा, तो भी आप एग्जैक्टली आंसर लगा लोगे। देखो, आंसर करने का एक पहले तो क्वेश्चन को पढ़ा करिए। ये नहीं कि पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको नहीं आ रहा है, आपको नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा है तो आप सीधे स्किप कर देते हो क्वेश्चन। स्किप नहीं करना है, पहले हर ऑप्शन को पढ़ो, आंसर क्या हो सकता है, जो सबसे सटीक लगे वही टिक कर दो, आंसर आपका एग्जैक्ट सही आंसर निकल के चला आएगा। वरना ऐसे आप छोड़ते जाओगे हर क्वेश्चन, तो फिर बहुत क्वेश्चन कम हो जाएंगे आपके, फिर उसमें से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो गलत हो जाएंगे, बचेगा कुछ सही तो बहुत ही कम सही बचेंगे, इतना तो कट ऑफ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आंसर किया करिए। कम से कम जितना कट ऑफ जाता है उससे ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करिए। उससे कम में अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो कोई मतलब नहीं होता है, फिर तो आप बाहर ही हैं। अगला देखो, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और अधिकार क्षेत्र जो है किसके अंतर्गत आता है, बताओ फटाफट। तो भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 तक। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिकथन ए दिया है और कारण आर। अभिकथन ए में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, और कारण आर कह रहा है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किए बिना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो, पहला तो अभिकथन ये सही है कि भारत के राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, लेकिन कारण आर क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किए बिना ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जब तक मुख्य न्यायाधीश से परामर्श नहीं करेंगे तब तक राष्ट्रपति अपने मन से किसी को नियुक्त, किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कारण आर गलत हो गया, अभिकथन ए सही है, यानी कि ए सही आर गलत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। न्यायिक समीक्षा के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत में न्यायिक समीक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में विधि की सम्यक प्रक्रिया के बजाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के उपयोग के कारण सीमित है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि भारतीय न्यायालय किसी विधि को अनुचित होने या नीतिगत आधार पर रद्द कर सकता है। अब बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है, बताओ। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत में मान लो ऐसा कोई अधिनियम बन जाता है जो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, देख सकता है कि क्या ये संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंग बना है या नहीं। ठीक है, तो हमारे भारत में ऐसा क्या है, अपने भारत में, कि देखो कोई न्यायिक समीक्षा की जाती है, ठीक है, किसी भी विधि की, तो उसको केवल इस आधार पे कि वो अनुचित है, अनुचित नहीं है, या फिर नीतिगत है या नहीं है, इस आधार पर उसे रद्द नहीं कर सकता या अवैध घोषित नहीं कर सकता कि ये नियम जो बना है ये अवैध है। हमारे भारत में ऐसा क्या, भारत में क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई कोई नियम तभी अवैध या शून्य घोषित किया जाएगा जब वो नियम हमारे भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं होता है। सिर्फ यही एक प्रावधान है कि जब कोई नियम, अधिनियम, कोई कानून भारत के संविधान के आधार पर नहीं होता है या भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं होता है, तभी उसको अवैध घोषित किया जाता है या शून्य घोषित कर दिया जाता है उस नियम को।
ठीक है। लेकिन अमेरिका में क्या है कि कोई नियम अगर अनुचित लगता है कि अरे ये नियम है अनुचित है, ये ठीक नहीं लग रहा है, या नीतिगत नहीं है, नीति के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, उस नियम को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन भारत में न्यायिक समीक्षा का बहुत ज़्यादा व्यापक विस्तार नहीं है, इसकी अपनी एक सीमित दायरा है कि भाई तुम बस इसी आधार पे संविधान के प्रावधानों के अनुसार अगर नहीं है तभी आप तुम नियम या कानून को रद्द घोषित कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो भारत में जो न्यायिक समीक्षा है वो बहुत सीमित है, ठीक है। अमेरिका में व्यापक है। व्यापक क्यों है? क्योंकि वो अन्य आधारों पर भी नियम कानूनों की न्यायिक समीक्षा कर सकता है, लेकिन भारत में केवल संविधान के प्रावधानों के आधार पर ही न्यायिक समीक्षा कर सकता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, ध्यान से पढ़ना। भारत में न्यायिक समीक्षा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में विधि की सम्यक प्रक्रिया के बजाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के उपयोग के कारण सीमित है। देखो दूसरा क्या कह रहा है कि भारतीय न्यायालय किसी विधि को अनुचित होने या नीतिगत आधार पर रद्द कर सकता है, तो नहीं कर सकता। भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है, ठीक है, कि भारत का न्यायालय जो है किसी विधि को अनुचित या नीतिगत नहीं होने के आधार पर उसे रद्द कर दे, नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय यूएसए में जो है ऐसा है कि वो रद्द कर सकता है, लेकिन भारत में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बी आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। चलो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि न्यायिक सक्रियता अधिकारों की रक्षा और न्याय प्रदान करने में न्यायपालिका की भूमिका को संदर्भित करता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि न्यायिक संयम का अर्थ है जब न्यायालय विधायी और कार्यपालिका की कार्रवाइयों में हस्तक्षेप करने से बचे, ठीक है। अब बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो न्यायिक सक्रियता क्या है? न्यायिक सक्रियता बताओ। अधिकारों की रक्षा करना और न्याय प्रदान करने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को ही न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। न्यायिक सक्रियता क्या होता है? ये देखता है कि भाई कोई ऐसा नियम कानून है जो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उसको क्या कर सकता है? रद्द कर देगा, ठीक है। चलो दूसरा न्यायिक संयम क्या होता है भाई? सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? जब कोई भी न्यायालय, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जब भी न्यायालय विधायी और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने से बचता है तो इसी को हम लोग कहते हैं न्यायिक संयम, ठीक है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों। अगला देखो, किस विधिगत सिद्धांत को सीमित किए जाने के पश्चात अप्रभावित व्यक्तियों द्वारा लोकहित मुकदमा दायर किए जाने की अनुमति है? बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों लोकस स्टैंडी एक ये सिद्धांत है, विधिगत सिद्धांत है। इसको सीमित किए जाने के पश्चात अप्रभावित व्यक्तियों द्वारा लोकहित मुकदमा दायर किए जाने की अनुमति दी गई है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकहित मुकदमा में क्या होता है दोस्तों कि कोई भी, पहले क्या था कि जो पीड़ित होता था केवल वही मुकदमा दायर कर सकता था, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति देख रहा है समाज में कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उन गरीब बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो व्यक्ति जो है उनकी तरफ से मुकदमा लड़ सकता है या उनकी तरफ से जाकर के हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। यानी कि कोई अन्य व्यक्ति या कोई दूसरा पक्ष जो है उनकी तरफ से जा करके अपील कर सकता है। जरूरी नहीं कि जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनके साथ शोषण हो रहा है वही अपील करे, ठीक है। कोई अन्य व्यक्ति भी उनकी तरफ से अपील कर सकता है। चलो अगला देखो, भारत में राज्य कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारत में राज्यपालिका से संबंधित प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 153 से 167 तक, या फिर हम ये कहें कि अनुच्छेद 153 से 167 तक के अनुच्छेद में राज्य कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा कह रहा है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। बताना है कि आपका करेक्ट क्या है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। लेकिन वैसे अगर कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखो, संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 विधानमंडलों में निम्नलिखित के लिए आरक्षण प्रदान करता है। किसके लिए आरक्षण प्रदान करता है? तो आपको पता होगा 106वां संविधान संशोधन अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है,
ठीक है। 1/3 सीट जो है दिल्ली वैसे राज्यों की विधानसभा या दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट के आरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, ये अभी 15 वर्ष तक ये अधिनियम महिलाओं के लिए है। बाद में फिर इसको रिन्यू किया जाएगा या फिर जो भी होगा 15 वर्ष बाद भी पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल 15 वर्ष तक के लिए यह नियम बना है। अगला देखो, भारत में क्षमतान शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल सहित सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है। दूसरा, राज्यपाल राज्य के कानूनों के तहत मृत्युदंड का क्षमादान दे सकता है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखो दोस्तों, हमेशा अक्सर क्वेश्चन में राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान शक्तियों से संबंधित क्वेश्चन देता है, कंफ्यूजन भी होती है। तो बस इतना ध्यान रखना कि राज्यपाल सिर्फ राज्य, ठीक है, राज्यपाल सिर्फ राज्य में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए, अपने राज्य में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए दंड को ही माफ कर सकता है। ठीक है, उसका दायरा सीमित है राज्यपाल का, अपने राज्य के अंतर्गत ही दिए गए व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है, वो भी हाई कोर्ट द्वारा। और ये मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। ठीक है, बस यही बेसिक चीजें थी जो अंतर है। और राष्ट्रपति क्या करता है भाई, ये मृत्युदंड या फिर कोर्ट मार्शल द्वारा भी जो सजा दी जाती है उसको भी ये माफ कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति का दायरा थोड़ा ज्यादा, और राष्ट्रपति है तो ऑब्वियसली दायरा थोड़ा इनका ज्यादा होगा। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रपति मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल सहित सभी मामलों में क्षमादान दे सकता है। तो ऑप्शन है स्टेटमेंट पहला आपका सही है। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि राज्यपाल जो है राज्य के कानूनों के तहत मृत्युदंड का क्षमादान दे सकता है, तो राज्य के कानूनों के तहत मृत्युदंड का क्षमादान नहीं दे सकता है, मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है राज्यपाल। बाकी उसके सजा की अवधि को कम कर सकता है या फिर कठोर कारावास को साधारण कारावास में परिवर्तित कर सकता है। मृत्युदंड छोड़ करके बाकी सभी, जैसे आपको पता होगा लघुकरण होता है, प्रविलंबन होता है, विराम होता है, तो वह सब कर सकता है, बस मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल एक सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखो, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन से की जा सकती है, चाहे वो उच्च सदन हो या फिर निम्न सदन हो, किसी भी सदन से की जा सकती है। तो आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखो, पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक साइड अनुच्छेद दिया हुआ है, दूसरे साइड उस अनुच्छेद से संबंधित प्रावधान है। तो बताओ कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से संबंधित प्रावधान है, तो ये तो सही है 162। 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ये भी सही है। फिर 174 में राज्य विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन से संबंधित प्रावधान है, तो डी भी सही है। लेकिन सी सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद इसमें दिया है कि 169 किसी राज्य की सरकार के कार्य का संचालन नहीं। अनुच्छेद 169 में जो है विधानसभा बनाने या समाप्त करने से, विधान परिषद बनाने या समाप्त करने से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो आपका सी सही सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो अगला देखो, अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विधान परिषद के संबंध में बताना है कि आपको कौन सा कथन सही है। ठीक है, बताओ। तो देखो दोस्तों, इसकी कुल विधान परिषद की कुल संख्या विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, और यह आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। विधान परिषद, आपको पता होगा कि विधान परिषद का आकार की बात करें तो इसके कुल जितने मेंबर हैं, कितने मेंबर होने चाहिए विधान परिषद में, तो विधानसभा के 1/3 से अधिक मेंबर नहीं हो सकते हैं विधान परिषद में। और इसके जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, वो कुछ आंशिक रूप से चुने जाते हैं और कुछ आंशिक रूप से नामित होते हैं। तो आंशिक रूप से निर्वाचित या फिर आंशिक रूप से नामित होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोकहित के लिए भौतिक संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। भाई ये डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 100, पहले तो आप लोग बताओ फिर मैं बताती हूँ। अनुच्छेद 37, ठीक है, अनुच्छेद 37
राज्य को लोक हित के लिए भौतिक संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला देखो, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदावधि के संबंध में आपको विचार करना है। पहला कथन है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है। दूसरा कह रहा है कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, बताना है कौन सा कथन सही है। चलो तो दोस्तों आपको पता होगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है 62 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है, न कि 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए। 62 वर्ष जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए होता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल हटाया जा सकता है। जब संसद सिफारिश करेगा तो राष्ट्रपति जो है उस उच्च न्यायालय के किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। तो यहाँ पे दूसरा कथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला देखो, पंचायतों की अवधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होता है। ठीक है, जिस दिन वो पहली बैठक करता है उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक। दूसरा कह रहा है कि यदि पंचायत को कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग कर दिया जाए तो चुनाव 1 वर्ष के भीतर कराना आवश्यक होता है। बताओ कौन सा कथन सही है, फटाफट बताओ। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है कि पंचायतों का कार्यकाल जो है उसकी पहली बैठक से लेके 5 वर्ष तक का होता है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि पंचायत को अगर पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही वो भंग कर दिया जाए तो चुनाव 1 वर्ष के भीतर नहीं, 6 महीने के भीतर, 6 मंथ के भीतर होता है। ठीक है, 6 मंथ के पहले कराना आवश्यक हो जाता है, न कि 1 वर्ष। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। केवल एक स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को मूल और साथ ही विधिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने की अनुमति है। ठीक है, दूसरा कह रहा है उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में सीमित है क्योंकि यह अपने क्षेत्रीय दायरे तक सीमित होता है। बताओ कि कौन सा कथन सही है। फटाफट बताओ। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट आपका सही है। आपको पता होगा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मूल और साथ ही विधिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने की अनुमति होती है, और 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। दूसरा कह रहा है कि उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में सीमित है क्योंकि यह अपने क्षेत्रीय दायरे तक सीमित होता है। ऐसा नहीं, कभी कभी उच्च न्यायालय जो है अपने क्षेत्रीय दायरे के बाहर भी निर्णय दे देता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय का आदेश की समीक्षा करने का अधिकार प्रदान करता है? बताओ। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार प्रदान करता है। तो आर्टिकल 137, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखो, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण का प्रधान बैठक स्थान कहाँ है? तो एनजीटी का प्रधान बैठक या इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखो, स्वतंत्रता पश्चात वर्ष 1982 में प्रथम लोक अदालत शिविर का आयोजन कहाँ किया गया था? तो स्वतंत्रता के पश्चात 1982 में प्रथम लोक अदालत शिविर का आयोजन गुजरात में किया गया था। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखो, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसने गांव, ब्लॉक, जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की अनुशंसा की थी। दूसरा इसने कह रहा है कि इसने सिफारिश की थी, यानी बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाए। अब बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है।
ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो इसने ब्लॉक, गांव, ब्लॉक, जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि इन्होंने कहा था भाई कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों में होने चाहिए, गांव, ब्लॉक और जिला। ठीक है, और दूसरा लेकिन दूसरा स्टेटमेंट देखिए तो इसने से दूसरा कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के जो तीनों स्तर हैं, सब तीनों स्तर के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाए। नहीं, सभी सदस्य जो हैं, तीनों स्तरों के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाए, इसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने नहीं की थी। इसने सिफारिश की थी कि पंचायत समिति और जिला परिषद के जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएं और बाकी जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएं। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, सभी स्तरों के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाने की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने नहीं की थी। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखो, राजस्थान के बाद पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला दूसरा राज्य कौन था, बताओ। तो राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। तो राजस्थान के बाद ऐसा कौन सा राज्य था जो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था, तो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, चलो अगला देखो, यह क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जाम में कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो दोस्तों किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो तमिलनाडु में नहीं है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटका में है, इसके अलावा बिहार में है, तेलंगाना में है और कर्नाटका में मैंने तो बोल दिया। मतलब अभी वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। एक तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, इसके अलावा 3 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना। ठीक है, बिहार और तेलंगाना, ये इसको ध्यान रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अशोक मेहता समिति द्वारा पारंपरिक त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को बनाए रखने की सिफारिश की गई और कारण आर कह रहा है कि इसकी सिफारिशों के आधार पर कुछ राज्यों जैसे कर्नाटक ने उन्हें प्रभावी रूप से लागू किया। बताना है कि कौन सा कथन सही है आपका। तो देखो, अशोक मेहता समिति द्वारा पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को बनाने नहीं, इन्होंने अशोक मेहता समिति ने बोला था कि पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय राज प्रणाली बनानी चाहिए, 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली बनानी चाहिए। 3 स्तर की बात नहीं किया था इन्होंने। बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी, लेकिन अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। तो यहाँ पे आपका पहला गलत हो गया और आर आपका कथन सही है कि इसकी सिफारिशों के आधार पर कुछ राज्यों जैसे कि कर्नाटक ने इन्हें प्रभावी रूप से लागू भी किया था। यानी कर्नाटक जैसे राज्यों में देखेंगे तो वहाँ पे 2 स्तर देखने को मिलेगा पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे अभिकथन ए गलत हो गया, कारण आर सही है। तो ए गलत, आर सही, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखो, किस समिति ने जिला स्तर पर विकासात्मक गतिविधियों में जिलाधिकारी की भूमिका को सीमित किए जाने की सिफारिश की थी। तो किस समिति ने सिफारिश की थी, तो जीवी राव समिति ने जो है जिला स्तर पर विकासात्मक गतिविधियों में जिलाधिकारियों की भूमिका को सीमित किए जाने की सिफारिश की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 के तहत की जाती है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है कि पात्रता के लिए व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 10 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए। अब बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बताओ आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 के तहत की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा कह रहा है कि पात्रता के लिए नहीं, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 10 वर्षों का कार्य अनुभव, 10 वर्षों का नहीं बल्कि 5 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखो, अगला, राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से वित्तीय प्रावधान किए जा सकते हैं। तो राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों के लिए कौन कौन से वित्तीय प्रावधान किए जा सकते हैं। तो पहला कथन कह रहा है, पहला स्टेटमेंट, कि पंचायतों को कर, उत्पाद शुल्क,
टोल और शुल्क अधिरोपित करने एकत्र करने के लिए अधिकृत करना। दूसरा कि राज्य द्वारा एकत्र किए गए करों को पंचायतों को सौंपना। तीसरा, राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को अनुदान देना। चौथा, सभी प्राप्तियों के लिए पृथक पंचायत निधियों की स्थापना करना। तो ये सभी मतलब राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों को वित्तीय प्रावधान किए जा सकते हैं, ये सभी चारों किए जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है? तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो पंचायती राज व्यवस्था में कौन शामिल हो सकता है? गेस करो भाई, 11वीं अनुसूची में कौन शामिल हो सकता है? तो मात्स्यिकी शामिल हो सकता है, कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, कुटीर उद्योग, ये सभी 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आएगा। आप गाँव में रहते हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह के विषय जो है पंचायती राज व्यवस्था में शामिल हो सकता है। शहरी विकास तो नहीं हो सकता, गाँव में शहरी विकास पॉसिबल ही नहीं है। परमाणु ऊर्जा, विदेशी व्यापार, ये तो नहीं हो सकता भाई। परमाणु ऊर्जा, विदेशी व्यापार ये केंद्र सूची का विषय है, राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा। तो राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा तो फिर 11वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची में कैसे आ सकता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखो, कौन सा अधिनियम संविधान के भाग 9 को 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तार करता है? ठीक है, बताओ कौन सा अधिनियम संविधान के भाग 6 को 5वीं अनुसूची के संविधान के भाग 9 को 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तारित करता है? बताओ, फटाफट बताओ। तो दोस्तों, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर पेशा अधिनियम, डायरेक्ट सिंपली हम लोग बोलते हैं पेशा अधिनियम 1996। पेशा अधिनियम जो है 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तारित होता है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जो है इस 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो क्षेत्र शामिल है उनमें भी पंचायती राज व्यवस्था के विस्तार की बात करता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया? अब आप देखेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा करंट अफेयर्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है तो लगभग 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं करंट अफेयर के, उससे ज़्यादा भी हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे अगर आप करेक्ट कर लेते हैं तो बाकी अगर आप सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन टफ आ जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन होने की चांसेस रहती है। ठीक है, तो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र जो है भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में। अगला देखो, विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो जिसे इलेक्रामा 2025 कहा गया है, तो ये इलेक्रामा 2025 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित हुआ? किस स्थान पे आयोजित हुआ? तो इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, कोलकाता में भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है? तो फोर्ट विलियम का नाम बदल करके अब क्या नाम रखा गया है? विजय दुर्ग रखा गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, प्रथम ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स कहाँ आयोजित की जाएगी? पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम जो है ये आयोजित किया जाएगा सऊदी अरब के रियाद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम यूज सर्वे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह सर्वेक्षण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। दूसरा, यह सामाजिक संरचनाओं में हुए परिवर्तन को दर्शाता है, जैसे कि अवकाश के समय में वृद्धि और जेंडर आधारित भूमिकाओं में परिवर्तन। बताना है आपको कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, टाइम यूज सर्वे 2024 की बात करें तो इसको किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये देखो, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय से संबंधित है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये सर्वेक्षण जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, तो नहीं, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, इसका काम क्या है? इस टाइम यूज सर्वे का क्या काम होता है? ये जो है सामाजिक संरचनाओं में हुए परिवर्तन को दर्शाता है, जैसे अवकाश के समय वृद्धि, जेंडर आधारित भूमिकाओं में, या फिर हम ये बात करें डायरेक्टली कि महिलाओं की श्रम बल भागीदारी कितनी है, कितनी महिलाएं रोजगार में हैं, कितने प्रतिशत पुरुष जो है रोजगार में है। तो इन सभी चीज़ों की ये
सर्वे करता है कि समाज में किस तरह रोजगार से रिलेटेड हो गया, बेरोजगारी से रिलेटेड हो गया, या फिर महिला कितनी महिलाएं हैं किस श्रम में लगी हैं, किस क्षेत्र में कितनी महिलाएं कार्यरत हैं, रोजगार में हैं, इन सब की जांच ये टाइम यूज सर्वे द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था? 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था? इसको कहाँ आयोजित किया गया था? ओमान के मस्कट में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ था। इसका विषय था समुद्री साझेदारी के लिए, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। रट लो, क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वार्षिक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी करता है? कौन सा संगठन है जो वार्षिक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी करता है? तो जर्मन वॉच जो है दोस्तों, ये रिपोर्ट जारी करता है वार्षिक जलवायु जोखिम सूचकांक। ठीक है, चलो अगला देखो, आर्द्र भूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग पर क्षेत्रीय कार्यशाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण और विवेक के संदर्भ में पहला कथन दिया है कि कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने किया। दूसरा, यह उत्तर प्रदेश के राज्यों के लिए सहभागिता मिशन के तहत अयोध्या में आयोजित किया गया था। बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ये दोनों ही कथन सही है कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग पर क्षेत्रीय कार्यशाला, इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने किया था। और दूसरा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखो, पूर्वी बेंगलुरु के समीप गूगल के नए परिसर का आधिकारिक नाम क्या है? पूर्वी बेंगलुरु के समीप गूगल के नए परिसर का आधिकारिक नाम अनंत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले महिला शांति रक्षकों के सम्मेलन का विषय क्या है? नई दिल्ली में आयोजित होने वाले महिला शांति रक्षकों के सम्मेलन का विषय क्या रहा है? तो शांति स्थापना में महिलाएं, वैश्विक दक्षिण का परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई उस शॉर्ट रेंज मिसाइल का नाम क्या है जिसका मार्गदर्शन इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर द्वारा किया जाता है? तो बताओ भाई, उस शॉर्ट रेंज मिसाइल का क्या नाम है? तो नाम है NASM-SR। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, किसकी आत्मकथा का शीर्षक दिया सलाई है? तो कल्याण सत्यार्थी का आत्मकथा का शीर्षक दिया सलाई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और इसका PDF आपको कमेंट बॉक्स में PDF का लिंक मेंशन कर दिया जाएगा, आप लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और टेक केयर, बाय बाय।